वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारा ना एक चैप्टर है छोटा सा, इकोनॉमिक ग्रोथ का चैप्टर ये रहता है। वैसे तो मैं पीपीसी के अंदर ये चैप्टर कवर हो चुका है, लेकिन ना देर आर सम टाइनी थिंग्स विच यू गाइस नीड टू नो। तो उस वजह से मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ और उसके ऊपर तीन सवाल आ चुके हैं। एक पीपीसी से लिंक होकर आ चुका है, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला आ चुका है, और एक पॉलिसीज वाला भी आया है। तो पॉलिसीज जो है वो हम लोगों ने इन्फ्लेशन में कवर कर ली थी, ठीक है ना भाई। और एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला सवाल अभी कवर कर लेंगे। तो वैसे तो आप लोग सवाल खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है मेरा नेचर, मैं खुद आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं छोड़ता, मैं खुद करवा दूंगा। तो एक सवाल इंशाल्लाह रात में हो जाएगा, आज रात को। एक की मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है बीपीसी के साथ। शायद बच्चों के पास हुआ भी होगा। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जिसके पास कॉपी सामने है वो जरा चेक भी कर सकता है, ये बीबीसी में हुआ होगा जितना मुझे याद है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक है नेशनल इनकम, वो भी ऐसे ही कभी मंडे वेडनेसडे में 4 से 5 टाइम लगा के वो भी इंशाल्लाह कवर करा देंगे आपको ना। तो आपका फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब हो जाएगा आपका। ये छोटा छोटा टाइनी डिटेल्स है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, याद रखना आप। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी, याद रखना आप, हमने बीबीसी में भी पढ़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा। क्या बोला भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा ही है भाई। हमने यही पढ़ा है बीबीसी के अंदर कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ता है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अब अगर आप नेक्स्ट लाइन में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप वो पढ़ें तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यार प्रोडक्टिव पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब क्या है कि जब कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, तो आपने बोला सर इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट और कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। सही है ना भाई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन देयर इज अ राइज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी और देयर इज अ राइज इन बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि इन दोनों चीजों से कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा। फिर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें मुंह जबानी याद दिला दूं ना, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी। किसी भी चीज के साथ नॉमिनल लिखा हुआ हो, किसी भी चीज के साथ नॉमिनल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई हुई है। किसी भी चीज के पीछे, किसी भी चीज के साथ रियल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है। तो यार ये जीडीपी क्या होता है, अब सुनना। ये जीडीपी क्या होता है भाई, पूरे साल में कंट्री के अंदर जितना भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो आपका जीडीपी है। तो लेट्स सपोज पूरे साल में मुल्क के अंदर 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो जो आपका जीडीपी है वो कितना होगा, 90,000 होगा। तो व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ जीएनपी क्या होता है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहते हैं। जीएनपी का क्या मतलब होता है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम, बात एक ही है। जब आप जीडीपी के अंदर नेट इनकम्स को ऐड कर देते हो तो ये जीएनपी बढ़ जाता है, जीएनपी बन जाता है। तो नेट इनकम्स को क्या कहते हैं, रेमिटेंसेस। तो जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मुल्क में ना बहुत सारी रेमिटेंसेस आ रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था। तो मुल्क का जो है ना जीएनपी बढ़ रहा था, एक तो जीडीपी बढ़ रहा था, कोविड की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे हमारे, सारी दुनिया के मुल्क बनते, सिर्फ पाकिस्तान खुला हुआ था। तो एक तो जीडीपी बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, टोटल आउटपुट ज्यादा बन रहा था, तो जीडीपी बढ़ रहा था। दूसरा, बाहर मुल्क से लोग पैसे भेज रहे थे, जैसे बकरा ईद के टाइम पे लोग कुर्बानी वगैरह के लिए पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। रमजान का वक्त आता है तो सैलानी है जी, चीपा, यहाँ वहाँ सारी डोनेशन वोनेशन सब पाकिस्तान में करी जाती है। आपने जैसे देखा है फेसबुक के ऊपर जेडीसी कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है भाई। बैठने की जगह नहीं है, लोगों को क्या क्या खिला रहा है साला, जो हमने अपने घर में नहीं खाया वो जीडीसी खिला रहा है। शतरमुर्ग, क्या क्या खिला रहा है भाई। तो जीएनपी कैसे आएगा भाई, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर जीडीपी के अंदर बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको आप ऐड कर देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। तो मिसाल है, अगर यहाँ से पैसा बाहर मुल्क में जा रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यार अगर पैसा आ रहा है तो ऐड करो, पैसा जा रहा है तो माइनस करो। तो भाई जीएनपी क्या है, जीडीपी प्लस नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिखी हुई है, समीर लिव्स इन यूके बट सेंड्स हिज इनकम टू हिज फैमिली इन पाकिस्तान। समीर यूके में रह रहा है, पाकिस्तान में पैसा भेज रहा है, तो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है तो क्या करूंगा, ऐड माइनस, ऐड करेंगे।
However, if John sends his income back to his family while living in Pakistan, exclude it from GNP। भाई जॉन यहाँ पे पैसे कमा रहा है, बाहर मुल्क में पैसा भेज रहा है, तो उसको माइनस करेंगे। ठीक हो गया भाई। इसके बाद एक और चीज होती है जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल इनकम, बात एक ही है। अब जो हमने जीएनपी निकाला है ना, उसमें से अगर हम लोग डेप्रीसिएशन या फिर कैपिटल कंजम्पशन, दो नाम से आ सकता है, या डेप्रीसिएशन लिखा हुआ आएगा या कैपिटल कंजम्पशन लिखा हुआ आएगा। अगर ये टर्म लिखी हुई हो एमसीक्यू के अंदर तो इसको माइनस कर दोगे तो आप किधर पहुंच जाओगे, एनएनपी के ऊपर। तो यार जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री। उस जीडीपी में नेट इनकम अगर ऐड कर दूंगा तो जीएनपी हो जाएगा। उस जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, एनएनपी हो जाएगा। ऐसा ही है भाई। ये तीन चीजें सबको क्लियर है भाई। तो अभी तक आपको मैंने तीन चीज बता दी है। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ता है या फिर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, और इससे कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ता है, जिससे कंट्री का पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। तीन टर्म्स आपको बताइए जो आपको याद होनी चाहिए। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी कहते हैं, उसके बाद रियल जीडीपी, उसके बाद जीएनपी बताया, उसके बाद एनएनपी बताया। तो भाई जीडीपी क्या है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। उस जीडीपी में से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाए तो वो रियल जीडीपी हो जाएगा। उसमें अगर नेट इनकम ऐड हो जाए तो वो जीएनपी हो जाएगा। उसमें से डेप्रिसिएशन कैपिटल कंजम्पशन माइनस हो जाए तो वो एनएनपी हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? कैन यू प्लीज आंसर मी? अच्छा जी, अब आप ये पढ़ ले जरा जल्दी से, 2 मिनट लगेगी। जल्दी से पढ़ लें प्लीज। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हेन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस ओवर एंड अबव प्रीवियस ईयर। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा होगा ना। तो मिसाल है, पिछले साल कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंट्री का जो आउटपुट है वो 100 था, इस साल 200 हो गया। तो इसका मतलब है आउटपुट बढ़ रहा है। जब आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा ना भाई। पहले 100 माल बने थे, 100 यूनिट बने थे पूरे साल में, अब 200 यूनिट बन चुके हैं, तो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। इट शुड इंक्रीज इन रियल टर्म। रियल टर्म का मतलब है इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद असल में, यू भी कह सकते हो। एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इज नॉट रिगार्डेड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कह रहा है भाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना। तो अगर प्राइस बढ़ी है गुड की तो उसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। जब उस गुड का आउटपुट बढ़े और इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद प्राइस बढ़ रही हो, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। Nominal GDP is the GDP which has not been adjusted for inflation. Real GDP is the GDP which has been adjusted for inflation। ठीक है भाई। अभी आपके सामने एक कैलकुलेशन हुई हुई है छोटी सी। अच्छा, अगर आपने, वैसे तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि अभी हमने एमसीक्यू एज सच खास टच नहीं करे, लेकिन एक लेटेस्ट पास पेपर के अंदर सवाल आया था, और ये मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ का चैप्टर रिसेंटली ऐड हुआ है, तो उसमें सवाल आया था यार जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के दो ना। तो ये फॉर्मूला है उसका, ये फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन आरपीआई। रियल जीडीपी को निकालने का ये फॉर्मूला है। एक तो होगा कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लो डायरेक्ट, और इसके अंदर है ना दोनों चीजें हुई हुई हैं। नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करा है, किसको एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन। तो अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में पढ़ा है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं, आरपीआई। आरपीआई की फुल फॉर्म रिटेल प्राइस इंडेक्स। गुड गुड गुड, ठीक है। तो अब जो बच्चे साइंस से कॉमर्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो भाई आपके जो कोर्स है उसके अंदर आपको आरपीआई नाम की एक चीज कराई थी। अगर आपको याद हो, एक सवाल करवाया था, एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज मेजर्ड। याद है, ऐसा सवाल करवाया था आपको, एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ डिफ्लेशन इज मेजर्ड एंड एक्सप्लेन हाउ डिफ्लेशन अकर्स इन एन इकोनॉमी। आपकी कॉपी में सवाल भी हुआ है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन को कवर करने का एक मेजर करने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स। थोड़ा सा याद करा देता हूँ। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट कुछ स्टैटिस्टिशियंस को, कुछ लोगों को हायर करती है, जिनका काम होता है लोगों का घर घर जाके सर्वे करना और बास्केट ऑफ गुड्स बनाना। सर व्हाट इज बास्केट ऑफ गुड्स? बास्केट ऑफ गुड्स वो गुड्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली कंजम्पशन में यूज होते हैं। फिर आपको बताया था जब बास्केट आइडेंटिफाई हो जाए, और उसके अंदर बास्केट आइडेंटिफाई तब होगी जब गुड्स आइडेंटिफाई होंगे। जब गुड्स आइडेंटिफाई होंगे तो उन गुड्स को वेट प्रोवाइड करे जाएंगे। वेट प्रोवाइड करे जाएंगे आपकी इनकम की बेसिस पे। मिसाल है भाई, एक बंदा मेरे घर पे आया, आपके 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 घर पे आया, आपसे पूछा यार व्हाट इज योर बास्केट ऑफ गुड। आपने बोला सर मैं खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, और अकोमोडेशन हाउसिंग के ऊपर, और पेट्रोल के ऊपर खर्चा करता हूँ। सबने यही जवाब दिया। तो मैंने बास्केट ऑफ गुड बना लिया कि भाई इंसान, बास्केट ऑफ गुड क्या, इंसान हर बंदा जिंदगी में इन चार चीजों के ऊपर खर्चा कर रहा है, चाहे वो अमीर है गरीब है। फिर मैंने उन चीजों को वेट्स प्रोवाइड करे। मैंने पूछा यार समझ भाई सबसे ज्यादा पैसे आप किधर खर्च करते हो? उसने बोला सर मैं तो पतला आदमी हूँ, खाना मैं खा नहीं सकता, तो मैं पैसे उधर जाया करता नहीं हूँ।
तो मैं तो कपड़ों पे पैसे जाया करता हूँ। तो कपड़ों की सबसे ज्यादा वेट होगी, क्योंकि कपड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करे जा रहे हैं, तो क्लोथिंग की जो रैंकिंग है वो 1 होगी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यार आप दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हो, तो आपने बोला सर फूड के ऊपर। तीसरे नंबर पे पूछा तो बोला पेट्रोल के ऊपर। चौथे नंबर पे पूछा तो आपने बोला अकोमोडेशन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर। तो ये बास्केट बनाने के बाद सारी चीजों को वेट्स दिए जाते हैं, फिर वेट्स को ऐड करे जाते हैं और पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ठीक है। अब ये ईयर 1 की प्राइस दी हुई है, ईयर 1 का आउटपुट दिया हुआ है। तो भाई ईयर 1 में प्राइस थी 25 और आउटपुट था 100। तो टोटल 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 जो माल बना है ना, टोटल कितने यूनिट्स बने देखो, कितने बने टोटल, 100। और इस 100 यूनिट्स की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 2500। कितनी है, 2500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2500। तो भाई जीडीपी क्या बताता है, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो ये अपन ने ईयर 1 की निकाली, ये ईयर 2 की निकाली। तो भाई ईयर 1 में जीडीपी कितना था, 2500। अब कितना हो गया, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, हाँ या ना, आई है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ जाए, सिंपल। तो भाई आपके पास नॉमिनल जीडीपी है, कितना निकाला अभी अपन ने, 3000। और आरपीआई दिया हुआ होता है पेपर में, कितना दिया हुआ है, 120। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आती है, सवाल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आती है, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। तो भाई जब मैंने पीपीसी पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी रिसोर्स की डिस्कवरी हो जाए, जब मैंने पीपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई रिसोर्स की डिस्कवरी हो जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, आई वाली इमिग्रेशन हो जाए, बाहर वाला कोई हमारे मुल्क में आ जाए, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाए, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, याद आ रहे हैं भाई सारे रीजन। तो इन सारे रीजन से आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। तो इसको आप कॉजेस बोलो, रीजन बोलो, बात एक ही है। तो यार व्हाट आर दी रीजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आई वाली इमिग्रेशन, वर्कर की प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना। इसके अलावा दो और रीजन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एक्सपेंशनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भाई फिस्कल पॉलिसी में कितनी टूल्स है, जरा याद दिलाओगे नाम। दो टूल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है टैक्सेशन, एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक बात बता यार, मुझे एक बात बता, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा ना। तो कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ाना है, इसका मतलब है मुझे पहले एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ, टैक्स को कम करूं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दूं। तो सर वो पॉलिसी जो ईडी को बढ़ाने का टारगेट करती है, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिर एक और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह हो सकती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट को जब हम कम करेंगे तो सेवर सेव कम करेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम है। बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है, तो इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। फिर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। भाई जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, सिग्नल। वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट, आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जीडीपी। और जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री में क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है भाई, सही है। तो आपको क्लियर है कॉजेज एंड रीजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनी प्रॉब्लम, नहीं, पक्की बात है। चलूं आगे। अब यार ये इकोनॉमिक ग्रोथ के ना कुछ फायदे और नुकसान दिए मैं आपके सामने। अब आप अगर चेक करो तो आपके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ फायदे नुकसान दिए हुए हैं। पहला फायदा दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। पहला फायदा क्या दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। भाई जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब अभी हमने क्या पढ़ा कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो डिमांड फॉर लेबर, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला फायदा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। अब मुझे एक बात बता, जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो लेबर की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज सरप्लस, शॉर्टेज। और शॉर्टेज होगी तो लेबर की वेज रेट, जब वेज रेट बढ़ेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये हो गए भाई दो फायदे, हो गए भाई दो फायदे। सर जब मेरे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बाहर वाली इंडस्ट्रीज मेरे मुल्क में आके अपना सेटअप करेंगी, तो मुल्क में क्या बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर कितनी फर्म्स आके अपना सेटअप कर चुके हैं, मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिना सकता हूँ। कॉफी बीन एंड टी लीव्स बाहर की कंपनी, कोस्टा कॉफी बाहर की कंपनी, टिम हॉर्टन्स बाहर की कंपनी, डोमिनोज पिज्जा बाहर की कंपनी। पिज्जा हट तो चला गया क्योंकि उसने ओवर एक्सपेंशन करी और वो बंद हो गया।
तो भाई जब मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, जब मुल्क की सिचुएशन लोगों को फेवरेबल लगती है, तो लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तीन फायदे हो गए भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लोगों की इनकम बढ़ जाएगी भाई। तो इससे गवर्नमेंट का क्या बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। सर चौथा होगा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट नहीं है, अभी करंट वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेशन चल रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है। भाई देखो पाकिस्तान ऑब्वियसली कभी भी खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो हर दुनिया की हर चीज अल्लाह चलाता है। तो ये जो ये हुक्मरान है हमारे बिल्कुल बेवकूफ है, समझते हैं कि हम हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म से। तो ये बेवकूफ इंसान ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ ये सब बेकार की बात है। तो सीधी सीधी बात ये है कि हमारा मुल्क रिसेशन के अंदर है, हमारा मुल्क रिसेशन के अंदर है। और हमारे मुल्क में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं है, मतलब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों को है ना, लोगों को यूं समझ लो आप, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। मतलब तुम है ना सुकून से रोड पे भी नहीं घूम सकते। जैसे मैं आपको अगर कराची की बात बताऊं ना, तो यहाँ पर है ना बंदा रोड पे निकल रहा होता है ना, तो वो अपने घर से इन्ना लिल्लाही पढ़ के आता है। उसको पता है कभी भी इधर वो शुरू हो जाएगी, सलमान खान की वो एक्शन मूवी वांटेड वांटेड शुरू हो जाएगी। तो सोशल डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। वो नस्ला टावर का केस याद है, लोगों ने नस्ला टावर फ्लैट में पैसे डाले थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि यार ये किसी नाले वाले के ऊपर बन गई है, सही है, किसी गटर लाइन के ऊपर बन गई है। रातों रात वो 25-30 माले की बिल्डिंग उड़ा दी इन लोगों ने। तो अब उसमें जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, वो काफी वायरल भी हुई थी वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी आई एम श्योर। तो फिर लोगों ने ना मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गई। लोगों ने बोला यार पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट सेफ ही नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो बैरियर टाउन के साथ हुआ है कि नैब वालों ने बोल दिया भाई बैरियर टाउन इलीगल है, बंद करो उसको। अरे भाई लोगों ने इतनी बिल्डिंग बना ली, इतने घर ले लिए, इतना पैसा खरबों रुपए अरबों रुपए लोगों ने कमा ली। जो साला गरीब था 5 साल पहले वो आज अमीर बैठा हुआ है, बैरियर टाउन में उसने कमा लिया। तो वही वाली बात है, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होती है, लोग पैसे लेके आते हैं। जैसे कि अगर आप हाईवे पे जाओ तो डीएचए सिटी है, लोग बोलते थे भाई ARY लगूना कितना बड़ा बंदा है यार, वो बना रहा है। लोगों ने बोला यार यहाँ पे पैसे लगाएंगे, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने पैसे अपने है ना दूसरी जगह पे लगा दिए। अभी जो टॉप कंट्री है जहाँ पे लोग पैसे लगा रहे हैं वो एक ही है, और वो है दुबई। वहां पे लोग पैसे लगा रहे हैं। दूसरा रियाद में पैसे लगा रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर। यहाँ पे इतना पैसा लोग लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश है, सारे ये लोग उधर पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अनस्टेबिलिटी है। तो क्या क्या फायदे हैं भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई कुछ नुकसान भी है ना। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से समझ क्या होती है, शॉर्टेज होती है। और जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसा ही है भाई, जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ती है। तो इसका मतलब है हायर स्पेंडिंग की वजह से, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग स्पेंडिंग करेंगे, तो मुल्क में डिमांडेबल इन्फ्लेशन आ सकती है। और मिसाल है कि भाई अगर मैं कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी कंट्री में, लेकिन उसका रॉ मटेरियल मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, तो मेरे मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी, नाम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो देखो आपके यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी। एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है कि भाई एक जमीन है, उसके नीचे ऑयल है, तो अगर मैं एक जमीन के नीचे से कंटिन्यूसली ऑयल एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा तो एक वक्त आएगा वो खत्म हो जाएगी। जैसे सऊदी अरब ने कोट करा है कि 2030 के अंदर मेरा तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं टूरिज्म के ऊपर मैं खर्चा कर रही हूँ। भाई सऊदी अरब तो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई क्लब बार नहीं होना चाहिए, वहां पे क्लब बार सब चीजें ओके टू बोर्ड है। अभी आजकल लोग उमरा उमरा करके फिर रियाद जाते हैं घूमने के लिए। देखते हैं भाई वहां पे क्या तेल वेल निकाल के इसने क्या बनाया है ना। तो वही वाली बात है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से रैपिड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से रिसोर्स खत्म होती जा रही है जल्दी जल्दी ना। अनस्टेबल ग्रोथ है, जिसकी वजह से रिसेशन आ सकती है। जैसे भाई कोविड के वक्त है ना, हमारे मुल्क में अचानक से बूम आया था, अचानक से इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी। फिर जैसे ही सारे मुल्क खोले तो अपना मुल्क, अपना जो बबल था वो ब्लास्ट हो गया। ऐसा ही है भाई, इम्पोर्टेड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यस इब्राहिम। तो भाई अनस्टेबल ग्रोथ अगर आएगी ना, कि वो ग्रोथ एक टाइम की हो, कि भाई ग्रोथ आई और इसके बाद इकोनॉमी सीधी रिसेशन में जाती है, पाकिस्तान के साथ यही होता है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, उसके बाद फिर कंट्री रिसेशन में चले जाती है।
अच्छा, फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना तो रिसोर्सेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से एयर नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है, और कंट्री के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ड्यू टू मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो दीज आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एनी प्रॉब्लम गाइस, कैन यू लेट मी नो? अब देखो, आपको मैं ये बता दूं कि ना, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना दो तरीके की होती है. एक इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एक्चुअल के बढ़ने से. अच्छा, पहले मुझे एक बात बता दो, जरा आप लोग चैट बॉक्स पे जवाब देना कि यार ये जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व है इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल. और ये जो पॉइंट इनसाइड दी कर्व है इसको क्या कहते हैं? और ये जो पॉइंट आउटसाइड दी कर्व है इसको क्या कहते हैं? अनअटेनेबल. ऐसा ही है. तो जरा पहले 2 मिनट पीपीसी रिवाइज करा देता हूं. हर वो पॉइंट जो कर्व पर है, हर वो पॉइंट जो कर्व पर है वो एक इकोनॉमी के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम कर रही है तो वो रिसोर्स की एफिशिएंट एलोकेशन करेगी, और जब रिसोर्स की एफिशिएंट एलोकेशन होगी तो वेस्टेज कम होगी, और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. मतलब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही होगी, वीआईपी काम चल रहा होगा. कोविड का वक्त जब पाकिस्तान बूम में था, तो बूम में था मतलब पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा था. लेकिन पाकिस्तान की जो अभी हालत है ना, जो पाकिस्तान की अभी हालत है वो उसकी एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रही है. तो भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है? रिसोर्स की अंडर एलोकेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ रही है और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. सही कह रहा हूँ भाई? कंट्री के अंदर क्या बढ़ रही है? कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. ऐसा ही है भाई? अच्छा, मुझे बताना यार, वो पॉइंट जो कर्व के बाहर है, वो पॉइंट जो कर्व के बाहर है उसको क्या कहते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कि वो गिवन रिसोर्सेज से अचीव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी बोले तो शॉर्टेज चल रही होगी. ऐसा ही है भाई? तो यार, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है जो कि एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से बना सकता है. कुछ पॉइंट्स ऑन दी कर्व होते हैं उनको पोटेंशियल कहते हैं, कुछ पॉइंट्स इनसाइड दी कर्व होते हैं जिनको एक्चुअल कहते हैं, कुछ पॉइंट्स आउटसाइड दी कर्व होते हैं जिनको अनअटेनेबल कहते हैं. करेक्ट? अब मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो दो तरीके की होती है. एक होती है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होती है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो याद रखना, जब भी कंट्री का एक्चुअल बढ़ेगा ना तो कंट्री के अंदर एक ग्रोथ आती है. उस ग्रोथ का नाम क्या होता है? उस ग्रोथ का नाम होता है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो मुझे जरा एक बात बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड कितनी चीजों को मिला के बनी है? एग्रीगेटेड डिमांड 5 चीजों को मिला के बनी है. 5 चीजें क्या क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ऐसा ही है भाई? तो सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, एम कम होगा. कंजम्पशन के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से, और इंपोर्ट्स के कम होने से आपकी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी. और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो आपकी कंट्री का एक्चुअल बढ़ेगा. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल के बढ़ने के पीछे 5 रीजंस हैं? वो 5 रीजंस क्या क्या हैं? सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, एक्स का बढ़ना और एम का कम होना. ये आपके सामने लिखे हुए भाई सारे के सारे रीजन. अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे रिसोर्सेज की ऑलरेडी अंडर एलोकेशन हो रही थी. अब अगर ये एक्चुअल बढ़ के किसकी तरफ जा रहा है? पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. अब अगर ये एक्चुअल बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो रिसोर्सेज की क्या होना शुरू होंगी? एफिशिएंट एलोकेशन, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होगी और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी. लेकिन एक मसला होगा, एक वक्त आएगा जब ये एक्चुअल जाके किधर टकराएगा? एक वक्त आएगा जब ये एक्चुअल बढ़ बढ़ के किधर जाके टकराएगा? पोटेंशियल पे. तो रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी. और जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी तो मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी. सही है? ओके है? अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है? सर, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ तब आएगी जब कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा. तो आपको याद है पोटेंशियल के बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं? डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, लेबर प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, एनर्जी की प्राइस का कम होना. सर, जब भी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंट्री का पीपीसी शिफ्ट करेगा. तो आप देख सकते हैं कंट्री के पीपीसी ने ए बी से सी डी के ऊपर राइटवर्ड शिफ्ट मारा. पहले जो कंट्री की प्रोडक्टिव पोटेंशियल थी ना वो थी टोटल में 300 यूनिट्स. अब कंट्री की जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो हो चुकी है 500 यूनिट्स.
तो इसका मतलब है कंट्री का आउटपुट भी बढ़ा है, कंट्री का जीडीपी भी बढ़ा है, और कंट्री में ग्रोथ हुई है जिसका नाम है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। एम आई करेक्ट? तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही था। ये चैप्टर हो चुका है, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप मेक श्योर आप अपने नोट्स कॉपी कर लें। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली रात को मैं इसका एक सवाल करवाऊंगा और एक की वीडियो दूंगा, ठीक है ना? तो ये चैप्टर आज हो जाएगा, फिर कल से हम लोग फेब्रवरी मार्च 2025 शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।